नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हिंदू संगठनों ने अखाड़ा बाजार मंदिर के अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया है। इससे पहले ही प्रशासन ने शहर में सुबह 10 बजे से शाम तक धारा 163 लागू कर दिया था। हालांकि 163 लागू होने के बाद भी भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। पारंपरिक पोशाक पहने लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ बाजा बजाकर प्रदर्शन किया। डीसी ऑफिस के बाहर भी नारेबाजी हुई है। देवभूमि संघर्ष समिति ने इस प्रदर्शन के लिए आह्वान किया। अखाड़ा बाजार में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की ओर से जगह जगह पर कड़ी नाकेबंदी की गई है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि अखाड़ा बाजार में जो मस्जिद बनाई गई है वो पूरी तरीके से अवैध है। इसी दावे के तहत हिंदू संगठनों ने प्रशासन से इस मस्जिद पर कार्रवाई करने की मांग की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी वाले बयान को लेकर कहा है कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है कि हमें हिमाचल में हितों की रक्षा करनी है। पार्टी की विचारधारा से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। पार्टी की विचारधारा ही हमारी विचारधारा है और पार्टी के आदेशों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने सिर्फ हिमाचल के लोगों की आवाज उठाई है। इसे सांप्रदायिक रंग देना और किसी दूसरे राज्य से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे कहा है, मैंने ऐसा कहा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये कानून लागू नहीं हुआ है। कई जगहों पे इसका कुछ पार्ट लागू हो गया है। कई जगहों पे स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी और जोन्स बन चुके हैं। शिमला में भी उसका ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। मंडी में भी कई जगहों पे हो चुका है। मगर जैसा मैंने कहा कि 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि इसको पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। पूर्व सरकार भी उस समय थी, भाजपा की सरकार भी थी, और क्योंकि उस समय वर्तमान में हमारी सरकार थी तो उनको निर्देश दिए गए हैं। बाकी जैसा मैंने कहा, क्योंकि अभी ये मसला एक लार्जर कमेटी को रेफर किया गया है जो आदरणीय हर्षवर्धन जी के अध्यक्षता में है, तो उनके माध्यम से जब सारे इसमें ऑलरेडी एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आई एम पार्ट ऑफ इट, Anirudh Singh ji is part of it, and Harshvardhan ji is part of it. There are a few other councillor, legislator also from Congress party also and from the BJP also. तो सब इसमें बैठ के सकारात्मक चर्चा करेंगे कि कैसे इसको जो है वो लागू किया जाए, जल्द लागू किया जाए और क्या इसमें कैसे करना है ताकि कोई इसमें कंट्रोवर्सी भी ना हो और हिमाचल के लोगों के हित भी इसमें जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इसको किसी और राज्य से जोड़ने की बात की गई, मैं समझता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हर राज्य के अपने अपने मसले हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसमें तो 10 हिमाचल बस जाएंगे, उतना बड़ा जो है वो राज्य है। तो वहाँ के अपने इलाके हैं, हरियाणा के अपने हैं, महाराष्ट्र के अपने हैं। महाराष्ट्र में बहुत से लोग बिहार से और उत्तर प्रदेश से रोजगार के लिए जाते हैं, उनके अपने मसले हैं। मगर हिमाचल के मसले अपने अलग हैं। हिमाचल को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, क्योंकि हम टूरिज्म ओरिएंटेड इकोनॉमी है और हमको प्रदेश को सेफ इस दृष्टि से भी रखना है कि जब इस तरीके की चीज़ें प्रदेश के अंदर होती है तो टूरिज्म कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है और हमारा मेन लाइवलीहुड टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम रोज़ इस तरीके की चीज़ें जैसे संजौली में हुई, अगर वो एक रेगुलर फीचर बन जाएगा तो टूरिस्ट भी 10 बारी हिमाचल में आने के पहले सोचेगा कि हम जाएं ना जाएं, कहीं फंस गए, कहीं कुछ और चीज़ें हो गई। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो दिस इज अ लार्जर पिक्चर जो एक हमारी सोच है। और जैसा मैंने कहा, फाइनल अब क्योंकि इसमें कमेटी स्पीकर महोदय ने बनाई है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होगी, वहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा। जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। एंड देन द कमेटी विल टेक अ कॉल फॉरवर्ड दैट हाउ इट हैज़ टू बी रोल्ड और क्या इसमें संशोधन करना है, क्या नहीं करना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक जैसा मैंने कहा कि जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की लाइन है, वो हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है और हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। मगर एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट हिमाचल के हित भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। एंड आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज with the interest of the people of Himachal Pradesh, because we owe this to the 70 lakh people of the state. And I will till the time I am in public service uplift the morale of the people and do everything possible to protect the interest of the people.
बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने चिंतपूर्णी महोत्सव को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी महोत्सव में प्रदेश सरकार ने माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट से 51 लाख रुपए वित्तीय संकट से जूझ रहे प्रदेश को उभारने की बजाय सरकार ने बाहरी लोगों पर लाखों रुपए फूके हैं। स्थानीय कलाकारों और पहाड़ी कलाकारों को महोत्सव में कोई जगह नहीं मिली। जिलाध्यक्ष बलवीर चौधरी जी ने पहले आरोप लगाया था उस सबसे पहले कि 50 लाख रुपया जो है चिंतपूर्णी ट्रस्ट से लिया गया। इसमें क्या सच्चाई है सर? हाँ, बताते हैं कि 51 लाख रुपए इन्होंने माता चिंतपूर्णी ट्रस्ट से निकाला है और जो वहाँ पर कल्चरल नाइट हुई उसमें स्थानीय कलाकारों को नहीं बुलाया गया, पहाड़ के किसी कलाकार को नहीं बुलाया गया और कलाकारों को ला करके, और मुझे नहीं लगता किसी भी बाहर से आए हुए कलाकार को ये बताया गया कि माता चिंतपूर्णी के नाम पर जो महोत्सव हो रहा है तो भैया 4 भेंटें माता चिंतपूर्णी की भी गा दो। उनके नाम पर कोई वहाँ पर भेंट तक नहीं गाई गई, माता का कोई गुणगान नहीं किया गया। तो माता के पैसे का दुरुपयोग ये कर रहे हैं लेकिन माता को याद नहीं वहाँ पर कर रहे हैं। और आप लोग देखते होंगे हमारी सनातन संस्कृति के अंदर श्राद्धों के दिनों में कोई ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं क्या? किसी के घर के अंदर उल्लास चला हुआ क्या? अभी नवरात्रे आएंगे तो माता के नवरात्रों के दिनों में उल्लास मनाते। ये कांग्रेस के लोग किसको खुश करने के लिए सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं कि श्राद्धों के दिनों में जहाँ हमने अपने पूर्वजों का पूजन करना है वहाँ पर जो नेताओं का पूजन हो रहा है, जहाँ पर उनको बुला करके उसमें गुलशर्रे उड़ाए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल निंदनीय बातें हैं। श्राद्धों के दिनों में ऐसे हर्षोल्लास के कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। ये माता चिंतपूर्णी के नवरात्रों में उत्सव हो सकता था और वो भी गवर्नमेंट अपने पैसे से करे, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ऐसे उत्सव करने से पहले जनता का जवाब दे कि उसके ऊपर ऐसी आप लोग सीमेंट की बोरी 100 रुपया आपने 1 साल के अंदर महंगी कर दी है तो लोगों को मकान बनाना मुश्किल हो गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके कारण जनता परेशान है। पहले उनको गवर्नमेंट ठीक करे, उसके बाद उत्सव मनाए, कोई दिक्कत नहीं, आप मनाओ, उमंग लो, आनंद लो। 2 साल बीत गए, 3 साल आपके रह गए हैं कांग्रेस के, तो उसमें उत्सवों में निकल जाएंगे ये सारे इनके समय। धन्यवाद। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने बैजनाथ में निर्माणाधीन आधुनिक बस स्टैंड कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान किशोरी लाल ने कहा है कि लगभग 20 करोड़ की लागत से बनने वाले आधुनिक बस स्टैंड से जहां कर्मचारियों को एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय उपलब्ध होंगे, वहीं यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंधन किए जाएंगे। सीपीएस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का समय समय पर बस स्टैंड के लिए बजट के प्रावधान करवाने के लिए आभार जताया। क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम बैजनाथ का कार्यालय अभी तक तैयार हुआ है। इसके साथ ही वर्कशॉप है वो भी बनकर तैयार हुई है। ये प्रपोजल 2007 में तत्कालीन हमारे परिवहन मंत्री थे स्वर्गीय जी.एस. बाली जी तथा तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की हाथों से इसका शिलान्यास हुआ था और कई सालों तक इसकी प्रक्रिया चलती रही, लेकिन एक बीओडी के तहत इस बस स्टैंड को बनाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस काम को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। कई बार टेंडर रद्द हुए। लंबे अंतराल के बाद एचआरटीसी ने निर्णय लिया कि इस बस स्टैंड को बनाया जाए और इसके लिए 19 करोड़ 20 करोड़ को किया गया। उसी फेज में आज क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यालय और वर्कशॉप बनकर तैयार हुई है। बैजनाथ वासियों के लिए खुशी की बात है कि बहुत बढ़िया आधुनिक ढंग का बस स्टैंड यहाँ बनने जा रहा है। नीचे जो हमारा बस स्टैंड है वो कम पड़ गया था, इसी वक्त वही बस स्टैंड सफिशिएंट था, लेकिन गाड़ियाँ बढ़ने की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से बस स्टैंड जो है छोटा पड़ा और अब नया बस स्टैंड जो है उसका निर्माण जो है वो कंप्लीशन पे है। शीघ्र ही सारे बस स्टैंड का काम जो पूरा होगा, इससे स्थानीय जनता को और परिवहन निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को सभी को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार का, खासकर परिवहन मंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने समय समय पर
इसके बजट का प्रावधान किया और इस काम को गति मिली। मुख्य संसदीय सचिव श्री किशोरी लाल जी ने आज हमारी वर्कशॉप का निरीक्षण किया गया। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है HRTC का वो लगभग 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रथम चरण में हमारी वर्कशॉप, आर्म ऑफिस और आर्म रेजिडेंस पूरी तरह कंप्लीट है, जिसका निरीक्षण आज मुख्य संसदीय सचिव द्वारा किया गया। जल्द ही हमारा बस स्टैंड पूरा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जनता को समर्पित कर। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। सीटू कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एक समान काम एक समान वेतन देने की मांग को लेकर नारेबाजी की है और इस मौके पर सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। पूरे देश में CITU का आह्वान है कि आज जो ठेका मजदूर है, आउटसोर्स है, मल्टीटास्क वर्कर हैं, कैजुअल हैं, उनके मुद्दों को लेकर जो है आज पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा मांग ये है कि इनके लिए नीति बनना चाहिए, रेगुलर करने का नीति बनना चाहिए। सरकार का नीति है सरकारी कर्मचारियों को हटाओ, सरकार का नीति है रेगुलर नौकरियां खत्म करो, सरकार का नीति है पेंशन खत्म करो, सारी सामाजिक सुरक्षा खत्म करो, सरकार का नीति है। हम ये कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग जो है आज देश के अंदर जो है ठेका मजदूर है, आउटसोर्स है, और इस तरह का हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क हो गया, 4500 रुपये 8 घंटे का। ये बीजेपी और कांग्रेस का एक ही नीति है। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि आज इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। इनके लिए नीति बनाओ, समान काम का समान वेतन दो, सारे लेबर लॉज लागू करो। अगर ये नहीं करेंगे तो आज ये प्रदर्शन है, इसके बाद ये ज़्यादा और उग्र होगा और पूरे देश में ये करोड़ों लोग हैं जो आज इस तरह का मजदूर है, करोड़ों लोग हैं। आपके PWD में है, IPH में है, हॉस्पिटल्स में है, NIT में है, सारे प्रोजेक्टों में है। सारा वर्कर यही है जो ठेके पर काम कर रहा है और उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, छुट्टियां नहीं मिलती, महिलाओं को मैटरनिटी लीव नहीं मिलता। ये सारी सुविधाओं से वंचित है, तो लोगों का तो गुस्सा आने वाले आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका मजदूर, फिक्स टर्म मजदूर अपनी स्थायी नीति की मांग और समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए। सिरमौर के आउटसोर्स कर्मचारी भी सीटू महासचिव आशीष कुमार की अध्यक्षता में जिलाधीश से मिले और अपने मांग पत्र को जिलाधीश के जरिए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इसके अलावा भी सिरमौर के आउटसोर्स कर्मचारियों को आ रही अलग अलग परेशानियों से भी अवगत करवाया गया। में ये आउटसोर्स वर्कर को भी इसी दायरे के अंदर ला रहे हैं। इनका मकसद क्या होता है कि जैसे ही किसी आउटसोर्स वर्कर को या पार्ट टाइम वर्कर को 4.5 साल के नज़दीक को आने वाला होता है या 5 साल की जॉब के नज़दीक आने वाला होता है, उनको शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक दे दिया जाता है। 5-7 दिन के लिए उनको टर्मिनेट करके या उनको नए सिरे से उनकी दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग कराई जाती है। इसका नुकसान क्या होता है कि जो वर्कर ग्रेच्युटी के दायरे में आने वाला होता है वो उस ग्रेच्युटी के दायरे के बाहर हो जाता है, क्योंकि उसकी सीमा न्यूनतम 4.5 साल से ऊपर है, मैक्सिमम 5 साल के अंदर जो काम करेगा वो आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर वर्करों का जीना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा, जो कार्यालय के अंदर जो रेगुलर कर्मचारी है, जो इनके ऑफिसर है, जो स्टाफ के लोग हैं, वो भी आउटसोर्स वर्कर का शोषण करते हैं। उनसे जो काम उनके वर्क मैन्युअल में नहीं आता वो काम भी उनसे करवा रहे हैं। तो इसका विरोध के रूप में भी हम यहाँ आए और सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे आपका राज्य की सरकार हो, उनसे ये मांग करने आए हैं कि एक स्थायी नीति जो आउटसोर्स वर्कर के लिए होनी चाहिए। क्योंकि खबर चंबा से है, जहां पर किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के जरिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका फायदा उठाकर चंबा के किसान आत्मनिर्भर बनकर अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। ऐसी ही कहानी है चंबा के मदन कुमार की। मदन कुमार का कहना है कि सरकार द्वारा मिली सहायता के चलते वो अब लगातार टमाटर, गोभी, मूली और शिमला मिर्च सहित अलग अलग 10 किस्म की फसलें पैदा कर रहे हैं और इससे वो सालाना लगभग 5 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। सिंचाई खेती बाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हमें इसका पता तब चलता है जब हमारी फसलें तैयार होती है। तो हमारी एक पुरानी कुल है, वो सीजन के टाइम कभी उसमें पानी आता था, कभी नहीं आता था, जिस कारण हमारी सारी फसलें खराब हो जाती थी। इसके लिए हमने विभाग से बात की, तो कृषि विभाग ने हमें टैंक के बारे में जानकारी दी, जिसके लिए हमें विभाग ने 3 लाख रुपए की सहायता दी।
इसके बाद हमें सूखे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब भी सूखा पड़ता है तो हम टैंक से पानी की सिंचाई कर लेते हैं और हमारी जो आमदनी है वो बढ़ गई है। किया है किसान मदन जी हैं, वो मंगला के रहने वाले हैं और इन्होंने इन लगभग सभी योजनाओं का लाभ लिया है। ये एक प्रगतिशील किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं और इन योजनाओं का वो भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उनके खेतों में पहले नज़दीक कोई सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कूल थी, कभी आती थी, नहीं आती थी। इसी प्रकार उनके फसलों को बंदर नुकसान पहुंचाते तो उसके लिए कोई समाधान नहीं था। बाकी आवारा पशुओं को भी रोका जा सकता है, दूसरे साधारण बाढ़ लगा के किसान रोक सकते हैं, लेकिन बंदरों को नहीं रोक सकते, तो उसके लिए उन्होंने बाढ़ लगाई है। जो लेबर की समस्या थी उनके पास, उसके लिए उन्होंने पावर बीडर लिया है। तो वो सभी का लाभ उठा के और पूरे के पूरे जो खेत हैं उनके, उसमें वो सब्जी खेती कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि जो उन्होंने सब्जियां लगाई वो अधिकतर ऑफ सीजन है, पहले लगा दी हैं, मौसम से पहले, जब बाकी किसान लगाते हैं उससे पहले लगा दी हैं और अब सब्जियां तैयार होने लगी हैं। इसमें अभी सितंबर का महीना चला है, अभी बहुत से लोग जो सब्जियों की बिजाई कर रहे हैं, लेकिन श्री मदन जी ने ये सब्जियां अब लगभग तैयार होने लगी हैं उनके खेतों में और उनको मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है। टमाटर जहाँ पे बाकी क्षेत्रों में बरसातों में खत्म हो जाते हैं, उनके खेतों में अब भी निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी 1 महीना और निकलेंगे। और उनको जो स्थानीय मंडी है, स्थानीय मार्केट है हमारी, उसमें ही अच्छे इसमें जो उसके दाम मिल रहे हैं। तो अपनी खेतीबाड़ी को कृषि विभाग से जो योजनाएं उनका लाभ उठाकर अपनी खेतीबाड़ी से उन्होंने बहुत लाभ कमाया है। और मैं जो बाकी सुनने वाले हमारे जो दर्शक किसान हैं, युवा हैं, जो खेतीबाड़ी करना चाहते हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि कृषि विभाग की इन योजनाओं का लाभ उठाएं। और प्रकृति ने हमें नदियों के रूप में अनमोल धरोहर दिया है और ये नदियां ही हमारा जीवन है। 2 दशक पहले तक इन नदियों का बालू प्राकृतिक रूप से पानी स्टोरेज का साधन हुआ करता था, लेकिन अब रेत और बजरी माफिया ने जल की शुद्धता को दूषित कर दिया है। पौंटा में यमुना नदी में रेत खनन रोकने के सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं, जिसे लेकर अब स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर कभी कभार रेत से भरे 2-4 ट्रक पकड़कर अपनी कार्रवाई की खानापूर्ति कर लेते हैं, लेकिन इस धंधे पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रहा है। हमीरपुर के समाजसेवी शांतनु के जुनून को कौन नहीं जानता है। वो पिछले लगभग 3 दशक से हिमाचल प्रदेश में जहां कहीं भी लावारिस शव मिलता है, उन लावारिस शव को जलाने के लिए बाद उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके हरिद्वार हर की पैड़ी में पिंडदान के लिए विसर्जन करते आ रहे हैं। अब तक 4,975 अस्थियों का विसर्जन कर चुके हैं। तो आपको बता दें, शांतनु कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी श्राद्ध पक्ष में हरिद्वार में प्रतिपक्ष अमावस के दिन 2 अक्टूबर को इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध किया जाएगा। और हमीरपुर बाजार में छोटी सी दुकान चलाकर शांतनु कुमार लावारिस शवों के लिए कंधा बने हुए हैं। लावारिस पिछले 29 साल से प्रदेश में जहां कोई भी लावारिस डेड बॉडी मिलते हैं, उनको जलाए जाने के बाद उनको जो अस्थियां जो है हरिद्वार गंगा जी में विसर्जन करते आ रहे हैं। आज पिछले 29 साल से काम को हम करते आ रहे हैं। अभी तक जो है 4,975 लावारिस दिवंगत की अस्थियां को हरिद्वार गंगा जी में विसर्जन कर चुके हैं। और हर साल की तरह मैं बताना चाहूंगा, हर साल की तरह इनका सिर्फ अस्थि विसर्जन ही नहीं होता है। जो 7 पितृपक्ष अमावस के दिन जो है इनका श्राद्ध भी किया जाता है। जो 16 श्राद्ध होते हैं उसमें अंतिम श्राद्ध के दिन जो हमने इनका पूरा विधि विधान से इनका श्राद्ध करते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी में। इस बार भी हम 2 तारीख बुधवार के दिन इन सभी दिवंगत लावारिसों के लिए हम श्राद्ध करेंगे, जो उसमें फलदान, वस्त्रदान आदि 11 ब्राह्मण के भोजन के साथ पूरा विधि विधान से इनकी पिंडदान के साथ इनका श्राद्ध किया जाएगा। सहयोग की मतलब सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता है। मेरा छोटी सी दुकान की कमाई की जो 1/4 हिस्सा इसमें मैं खर्च करता हूँ। और कुछ ऐसे शुभचिंतक है जो मुझे अपनी तरीका से वो मुझे हेल्प करते रहते हैं वक्त वक्त पर। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा जो इस मिशन में उन्होंने अपने सहयोग देते आ रहे हैं। और देखिए, लावारिस शवों के बारे में जो सूचना मुझे मिलता है वो समाचार पत्र, वेब न्यूज और कुदरती मैं मानूंगा कि एक शक्ति है, उनका आशीर्वाद है। वो कुदरती मुझे एक अलग ही अजीब गरीब तरीका से वो मुझे बता देते हैं कि आज वहाँ पर लावारिस मिला, और मैं कुदरती वहाँ पर अपने आप ही वहाँ पहुँच जाता हूँ और उनका अस्थियां जो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हरिद्वार गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। ये कहना चाहूँगा
कि समाज के लिए हमें कुछ ना कुछ हमारा अपनी हिस्सेदारी होना चाहिए। समाज के प्रति हमारा एक जिम्मेवारी है, उसको निभाना चाहिए। नशे से हमें दूर रहे और कुछ ना कुछ समाज के लिए कुछ करते रहे। और ज़्यादा से जहाँ भी कोई ऐसे लावारिस हो, अगर आप कुछ ना कर सके, मुझे कम से कम मेरा 94 180 96 502 पर संपर्क करके उनको सूचना दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लावारिस सब की गति कर सकूं और उनका आत्मा जो संसार में ना भटके और कोई भी व्यक्ति ऐसे लावारिस की तरह। उधर जनजातीय जिला लाहौल घाटी में राजनीतिक माहौल फिर से गर्म नजर आ रहा है। दरअसल लाहौल के तिनन घाटी में जिला परिषद का सीट खाली था और कांग्रेस की ओर से निर्मला देवी ने अपने प्रतिद्वंदी सरिता देवी को 354 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। जिला परिषद उपचुनाव में जीत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके बाद रैली निकाली है, जिसके बाद सरकार को मजबूती में चुनाव बताया जा रहा है कि मजबूरी में चुनाव करने पड़े। हर जगह से लोग जाके इनके पक्ष में वोट मांगा और वहां की जनता ने। बिलासपुर गोविंद सागर झील में टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को जल्द शुरू किया जाएगा। ये जानकारी बिलासपुर के जिलाधीश आबिद हुसैन ने दी है। उन्होंने बताया है कि गोविंद सागर झील में उतारे गए मिनी क्रूज की वजह से यहां टूरिस्ट आकर्षित हो रहे हैं और बाहर के प्रदेशों का बिलासपुर और हिमाचल के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इसके लिए प्रशासन कई तरह की गतिविधियां चलाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का उद्घाटन करेंगे। इसके 2-3 मुद्दे थे। एक हमारी जो सोसाइटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूरिज्म ट्रेड सोसाइटी है हमारी, एम्प्लॉयमेंट के लिए और टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के लिए, उसकी थोड़ी उसके लिए हमने एक तो थोड़े ऑब्जेक्टिव्स बताए कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज़ बनाएं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बनाएं, बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं, उनकी इकॉनमी बढ़े, ट्रेड बढ़े, लोकल जो हमारा यहाँ पर ट्रेड है वो बढ़े। ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे, और इसके जो मेंबर्स हैं वो जो है हमारे एडीसी मैडम उसकी प्रेसिडेंट है। एडीसी बाय पोस्ट इज द वॉइस। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंडी शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिल गया है। बताया जा रहा है कि किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत मंडी शहर के बाईपास करने के लिए बनाए गए 4 लेन बनकर तैयार हो गया है। आज इसे यातायात के लिए विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया। हालांकि 3 दिनों तक इस पर ट्रायल बेस पर ट्रैफिक चलाया जाएगा। इस दौरान NHAI ये देखेगी कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यदि कोई दिक्कत आएगी तो कोई कमी आएगी तो उसे तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाएगा। आपको पता है कि जो मंडी बाईपास वाला कार्य NHAI द्वारा किया जा रहा था, जिसमें 2 टनल्स भी आते हैं और कई पुल आते हैं, कई वर्षों से चल रहा था। और साथ में बहुत जो पिछले वर्ष भारी वर्षा हुई उससे भी इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। काफ़ी आवश्यक भी है ये कार्य समय से होना, क्योंकि यातायात जो मंडी से गुज़रता है वो उसके कारण काफ़ी जाम के हालात भी बनते थे। तो आज NHAI ने ट्रायल रन के लिए इसको खोला है। आज PD साहब के साथ हमारा एक संयुक्त दौरा हुआ है, जिसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स अभी आने वाले समय में चलनी है उन पे भी गौर किया गया है। और अभी मुझे लगता है कि ये सुचारू रूप से जैसे चलता रहेगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा हर एक के लिए। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो SP मंडी हैं उनकी टीम, आपने देखा होगा इस साल भी बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी। कई ऐसे हालात होते थे जब कोई एक्सीडेंट होता था, व्हीकल ब्रेकडाउन होता था, तो हमें तभी केवल जाम का सामना करना पड़ता था, परंतु उन्होंने बहुत अच्छे से काम संभाला था। बट डेफिनेटली अब ये ट्रायल रन के लिए खुला है तो हम सबको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। इसमें जो मंडी बाईपास में हमारे 3 बड़े पुल हैं, 7 छोटे पुल हैं और हमारी 4 टनल्स हैं, जिसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर है। पूरा बाईपास हमारा 8 किलोमीटर है, जिसको आज हम ट्रायल रन के लिए हमने ओपन किया। और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स हम लोग नोटिस करेंगे, जैसे टनल्स में जो वेंटिलेशंस में और भी चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट्स होंगी, उसको हम साथ साथ करके ठीक करके दोबारा इसको चालू रखेंगे। सुंदरनगर बाईपास में कुछ हमारे बारिशों में जो